मित्र कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपन LPM 211 जो कि BSc ऑनर्स जी सेकेंड ईयर का कोर्स है, उसके अंदर इसका टाइटल है रूमिनेंट प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, जुगाली करने वाले पशुओं का प्रबंधन एवं उत्पादन। तो सिलेबस के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। रोल ऑफ लाइव स्टॉक इन द नेशनल इकोनॉमी, जो पशुधन है उनका राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है। जैसे दूध उत्पादन में है, अंडा उत्पादन में है, मांस उत्पादन में है। फिर है रिप्रोडक्शन इन फार्म एनिमल्स, जो फार्म पे जो पशुधन पशुपालक हैं वो पशुओं का पालन कर रहे हैं, तो उनका जो प्रजनन है वो किस तरीके से हो रहा है, उनका उत्पादन कैसे किया जा रहा है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद है हाउसिंग प्रिंसिपल्स, उनके आवास के सिद्धांत क्या है। स्पेस रिक्वायरमेंट फॉर डिफरेंट लाइव स्टॉक स्पीशीज, तो उनके जो अलग अलग नस्ल के जो पशु हैं उनके लिए जो एरिया है वो कितना चाहिए, जैसे खुला एरिया कितना चाहिए उनको, बंद एरिया कितना चाहिए। फिर उसके बाद आता है मैनेजमेंट ऑफ काल्व्स बोलते हैं इसको, ग्रोविंग हिफर्स एंड मिल्च एनिमल्स, तो इनका प्रबंधन करना है। जैसे छोटे बछड़े बछड़ियाँ हैं उनका, फिर जो प्रजनन योग्य जो बछड़ियाँ हैं उनका, और जो दूध देने वाले पशु हैं उनका प्रबंधन करना है। मैनेजमेंट ऑफ शिप एंड गोट, भेड़ व बकरियों का प्रबंधन करना है। इम्पोर्टेंट इंडियन एंड एग्जोटिक ब्रीड्स ऑफ कैटल, बफेलो, शिप एंड गोट, जो महत्वपूर्ण भारतीय व विदेशी नस्ल की जो गाय, भैंस, बकरी, भेड़ हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे इंडियन भारतीय गायें कौन कौन सी है, जैसे साहिवाल है, राठी है, थारपारकर है, गिर नस्ल की गायें हैं। जो अधिक दूध उत्पादन देने वाली गायें हैं वो भारतीय नस्ल की जो गायें हैं, और जो भारवाहक नस्लें हैं जैसे नागौरी बैल हैं वो भारवाहक के लिए अच्छे माने जाते हैं। उसी प्रकार भैंस की नस्लें हैं जैसे जाफराबादी है, मुर्रा है, सूरती है, महसाना है, जाफराबादी है, ये भैंसों की नस्लें हो गई। भेड़ की नस्लें और बकरियों की नस्लें, जैसे ऊन उत्पादन के लिए मेरिनो, कराकुल है, मारवाड़ी है, बीकानेरी नस्लें हैं जो भेड़ की। और बकरी की नस्लों की अगर अपन बात करें तो जैसे सिरोही है, जमुनापारी है, और बिट्टल नस्ल की बकरियां हैं। तो ये दूध उत्पादन और मांस उत्पादन दोनों के लिए पाले जाते हैं। इम्प्रूवमेंट ऑफ फार्म एनिमल्स, जो फार्म पे जो पशुधन पालते हैं अपन, उनका इम्प्रूवमेंट कैसे करेंगे। जैसे अच्छी नस्ल वाले या अधिक दूध देने वाले गाय भैंस हैं उनका उत्पादन इसमें किया जाता है। डाइजेशन इन रूमिनेंट्स, जो जुगाली करने वाले पशु हैं उनका पाचन तंत्र किस प्रकार का होता है उनका अध्ययन करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ फीड स्टफ्स, अप्रॉक्सीमेट प्रिंसिपल्स ऑफ फीड, तो इसका जो चारा है उसका क्लासिफिकेशन, जैसे हरा चारा कितना देना है, सूखा चारा कितना देना है, या जो कंसंट्रेटेड फीड्स हैं जैसे खलियाँ, दाना है वो कितना देना है और किस हिसाब से देना है। जैसे मीट उत्पादन के लिए अलग से दिया जाता है, दूध उत्पादन के लिए अलग से दिया जाता है। फिर उसके बाद आता है न्यूट्रिएंट एंड देयर फंक्शंस, कौन कौन से न्यूट्रिएंट पशुओं को देने चाहिए, उनके क्या कार्य हैं। फीड इंग्रेडिएंट्स फॉर राशन फॉर लाइव स्टॉक, तो जो पशुओं के लिए जो अपन दाना तैयार करते हैं उसके अनुसार इंग्रेडिएंट, उनका मतलब उनके अंदर कौन कौन से पोषक तत्व हैं, प्रोटीन, विटामिन है। और उसके बाद आता है 11वां टॉपिक है जो फीड्स सप्लीमेंट्स एंड फीड एडिटिव और फीडिंग ऑफ लाइव स्टॉक, ये उसके अंदर अंतर्गत आ गया। जो पशुओं को दूध के लिए कितना चारा देते हैं या कितना दाना देते हैं तो वो इसके अंदर आ गया। जैसे खाद्यान्न पदार्थ कितना देना है, खलियाँ कितनी देनी है, तेल की मात्रा है, वो हो गया। फीड एडिटिव्स हो गए जो
खल दाना दे रहे हैं अपन, उनमें उनका या तो महंगे जो दालें हैं वगैरह हैं उनका दूसरा सोर्स निकालते हैं, जैसे अपन कम खर्चीले खाद्यांश का प्रयोग करके उनकी प्रोटीन विटामिन की पूर्ति करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ लाइव स्टॉक डिजीज़, इनमें कौन कौन से रोग आते हैं, उनका समय क्या होता है, उनका इलाज, कौन सी वैक्सीन उपयोग में करनी चाहिए, या उनकी प्रिवेंशन जो पहले से ही इलाज कर लिया जाता है, जैसे बीमारी आने से पहले ही उनका नियंत्रण करना। ये डिजीज़ के हो गए, जैसे अलग अलग पशुओं में, मुर्गियों में, सूअरों में, गाय भैंस के अंदर कौन कौन से रोग आते हैं उनका वो आ गया लाइव स्टॉक डिजीज़ मैनेजमेंट या इंट्रोडक्शन के अंतर्गत आ गई। फिर उनके आ गया प्रिवेंशंस इंक्लूडिंग वैक्सीनेशन शेड्यूल्स। वैक्सीनेशन शेड्यूल्स के अंदर क्या हो गया, जैसे जून जुलाई के अंदर या मार्च अप्रैल के अंदर कौन कौन सी टीकाकरण कब करना चाहिए। कंट्रोल ऑफ इम्पोर्टेंट डिजीज़ ऑफ लाइव स्टॉक्स, जैसे खुरपका, मुँहपका है, थनैला डिजीज़ है या लंगड़ा बुखार है, उनका टीकाकरण कब करना चाहिए और कौन सी वैक्सीन का उपयोग किया जाता है। फिर उसके बाद आता है आपका चैप्टर शुरू होता है रूमिनेंट प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, जिसमें लाइव स्टॉक प्रोडक्शन। लाइव स्टॉक प्रोडक्शन से अभिप्राय पशुओं की देखभाल तथा उनका उपयोग करना, जिसमें पशुओं के प्रजनन, पोषण, आवास तथा स्वास्थ्य रक्षा संबंधी देखभाल सम्मिलित है। पशुओं का उपयोग हम ऊर्जा स्रोत के रूप में, जैसे दूध, अंडा, मांस आदि के रूप में खाद्य पदार्थों के उत्पादन में करते हैं। अब पशुपालन कहते किसी हैं, तो इसमें देखते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जो पालतू पशुओं को आवश्यकता पूर्ति हेतु स्वस्थ रखने की कला का बोध कराती है। इसके अंतर्गत हम पशु प्रजनन, पशु खाद्य व्यवस्था, चिकित्सा, देख रेख विषयों का अध्ययन करते हैं। वो किसके अंतर्गत आ जाता है, पशुपालन के अंतर्गत आता है। रोल ऑफ लाइव स्टॉक इन नेशनल इकोनॉमी, तो इनका क्या महत्व है। तो भारत में डेयरी पशुओं की संख्या विश्व के पशुओं की संख्या की लगभग 1/5 भाग है। भारतीय कृषि, फसल एवं पशुधन का उत्पादन आर्थिक सहज जीवन के रूप में माना जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुधन का योगदान विश्व की अपेक्षा सर्वाधिक है। दूध उत्पादन में भी भारत का प्रथम स्थान है। तो जो योगदान है वो निम्न प्रकार है। कृषि क्रियाओं में बाहर भाग के रूप में जैसे ऊंट है, बैल है, सवारी के लिए जैसे घोड़ा है इत्यादि इनमें सम्मिलित है। सिंचाई हेतु ऊर्जा स्रोत के रूप में, तो सिंचाई के लिए जैसे चरस उनका प्रयोग करते थे पुराने ज़माने में, तो बैलों व ऊँटों का प्रयोग किया जाता था। कृषि संबंधी जैविक खाद के रूप में, तो पशुओं को जब चारा दाना खिलाते हैं तो जो उनसे खाद प्राप्त होती है उसमें सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं। केंचुआ खाद बनाने के लिए उसका उपयोग किया जाता है, तो वो जैविक खाद के रूप में भी महत्व रखते हैं। मानव उपयोग हेतु दूध व दूध से बने पदार्थ, इनका महत्व ये भी है कि मानो जो दूध है, दही है, छाछ है, घी है, पनीर है, तो इनका उपयोग किया जाता है। तो भोजन पकाने के लिए ईंधन के रूप में जैसे गोबर को सुखाकर ईंधन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। गोबर से बायोगैस उत्पादन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। तो गोबर गैस से साथ में तो खाद, बढ़िया खाद प्राप्त होती है, साथ में ही गैस का भी उत्पादन हो जाता है। और मानव उपयोग हेतु मांस स्रोत के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। कृषि के साथ साथ पशुपालन स्वतंत्र व्यवसाय के रूप में भी विकसित हुआ है। अतः पशुपालन हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का एक अभिन्न अंग है। जैसे अब अपने भारत के अंदर नए नए डेयरी स्थापित की जा रही है पशुपालन से दुग्ध उत्पादन के लिए, ताकि अधिक से अधिक दूध उत्पादन हो। साथ में अधिक अच्छी नस्ल की जो दुधारू गायें हैं उनका पालन किया जाता है। पशुपालन द्वारा राष्ट्रीय आय में कमी होने के कारण, तो जो अपने पशुपालन करते हैं उसका राष्ट्रीय आय में कमी किस कारण से हो सकती है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। अनुत्पादक पशुओं की संख्या का अधिक होना, जो कि कम दूध देने वाली है या रिपीट होने वाली गायें हैं, या जो बछड़ों की संख्या अधिक हो जाना, ये राष्ट्रीय आय में कमी लाते हैं। तो दूसरा आ गया अनुपयोगी पशुओं की छंटनी न होना, जैसे जो दुधारू गाय नहीं हैं उनकी छंटनी
जो अधिक दूध देने वाली गायें हैं उनके साथ रखने से भी आय में कमी होती है। भौतिक कारक कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे चिकित्सा सुविधा न होना, पशुओं का देर से युवा होना यानी प्रजनन योग्य पशुओं का न होना, गर्भ न ठहरना, जो गाय बार बार रिपीट होती है, गाय भैंसी हैं उनका गर्भ नहीं ठहरता है, या गर्भपात होने के कारण भी यह राष्ट्रीय आय में कमी होती है, क्योंकि अधिक समय लगने से या अधिक समय तक गर्भधारण न करने से दूध उत्पादन में कमी आती है, साथ में ही उन पे खर्च है वो बढ़ जाता है। पशु खाद्य पदार्थों का अभाव होना, जैसे उच्च गुणवत्ता के खाद्य पदार्थ का न मिलना, हरा चारा प्रॉपर मात्रा में न मिलना, सूखा चारा नहीं मिलना, या खाद्य जो खलियाँ हैं वो न मिलने के कारण भी उनके उत्पादन में कमी आती है। फिर 5वां टॉपिक है पशु चिकित्सा सुविधा का कम होना। तो पशु चिकित्सा सुविधा, ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं की संख्या अधिक होती है और वहाँ पे क्या होता है, चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है। इसी कारण वहाँ पर इलाज, समय पर इलाज नहीं हो पाने के कारण पशुओं की मृत्यु हो जाती है। और जब बच्चों की मृत्यु दर है वो अधिक हो जाती है। गायों में कृत्रिम गर्भाधान भी कम होता है, इसलिए अच्छी नस्ल के जो पशुओं का उत्पादन है वो नहीं हो पाता है। अच्छी नस्ल में अधिक दुधारू जो गायें होती है, या जैसे अपने उच्च गुणवत्ता का सांड नहीं होने के कारण अच्छी नस्ल के बछड़ियों का उत्पादन नहीं हो पाता है। अब पशुपालन की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ लाइव स्टॉक, लिमिटेशन क्या है, उनकी सीमाएं क्या है। तो पहला है इसमें प्रारंभिक व्यय अधिक होना। पशुओं को जब खरीदते हैं अपन, अच्छी दुधारू गाय या बैल खरीदते हैं तो उसमें धन का व्यय अधिक होता है। पशुओं को रखने के लिए आवास हेतु अधिक खर्च होता है, क्योंकि उनकी जो नांद बनानी होती है, उनके लिए शेड बनाना होता है, या खुला एरिया चाहिए उनको, बंद एरिया चाहिए, उसमें खर्च अधिक होता है। दूसरा टॉपिक है इसमें अधिक श्रम की आवश्यकता पड़ना। तो पशुओं की देखभाल व खाने पीने के जो प्रबंध करते हैं, या कोई श्रमिक अपन रखते हैं तो उसमें क्या होता है, खर्च अधिक होता है। महंगे श्रमिकों का मिलना, शहरी क्षेत्रों में श्रमिकों का न मिलना, ये इनकी सीमाएं होती हैं। पशुपालक को पशुओं से संबंधित कार्यों का ज्ञान होना आवश्यक होता है, क्योंकि जिसको ज्ञान नहीं होगा उसको पता नहीं चलेगा भी आज इसमें कौन सी बीमारी आ गई है, या इसने खाना दाना क्यों नहीं खाया है, या इसने आज दूध क्यों नहीं दिया है। तो वो उसका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। यह विषय अधिक लोचदार नहीं होता है। इसका मतलब होता है अब आज अगर दूध उत्पादन कम हुआ है, कल दूध उत्पादन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। अगर कल को दूध बढ़ जाता है तब तो इसमें उत्पादन बढ़ सकता है, लेकिन जब दूध उत्पादन नहीं बढ़ता है तो ये लोचदार नहीं होता है, क्योंकि इसमें फिर नुकसान ज़्यादा हो जाता है। फिर अगला कारण है हर प्रकार की जलवायु में हर प्रकार के पशुओं का विकास आसानी से नहीं हो पाता है। जैसे राजस्थान की जलवायु है, या हरियाणा की जलवायु है, पंजाब की है, हिमाचल की है, अलग अलग स्टेट की, अलग अलग देश की अलग अलग जलवायु होती है, उनमें अलग अलग नस्ल के पशु पाए जाते हैं। तो विदेशी नस्ल की गायें हैं जो अधिक गर्मी सहन नहीं कर पाती है, तो वो उनका विकास नहीं हो पाता है, साथ में दूध उत्पादन वगैरह जो घट जाता है। इस व्यवसाय के प्रारंभिक व्यय अधिक होते हैं। जो डेयरी फार्म अपन शुरू करते हैं तो उसमें अधिक व्यय अधिक होता है। अच्छी नस्ल के पशुओं का विकास वहीं होता है जहां अच्छी गुणवत्ता वाला हरा चारा मिले, सूखा चारा मिले और जो खलियाँ मिले, क्योंकि अच्छी गुणवत्ता युक्त चारा मिलने से पशुओं का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, पूरा उनको न्यूट्रिशन पूरा मिलेगा, तब जाके उत्पादन होगा। पशुपालकों के कम उत्पादन के कारण रुचि कम होना। पशुपालक जो पशुपालन करते हैं, उत्पादन नहीं होता है तो वो उनमें रुचि छोड़ देते हैं। तो यही कारण है कि इनकी ये पशुपालन की सीमाएं होती हैं। इसी प्रकार अगला अपने टॉपिक लेंगे। तो इस टॉपिक पूरा हो गया, इसके लिए धन्यवाद।